हाँ तो छात्रों, आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आज अपन पढ़ेंगे फर्म का पूर्ति वक्र और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे उद्योग का पूर्ति वक्र। देखो, उद्योग का जो पूर्ति वक्र है इसके ऊपर 2018 में जो स्कूल लेक्चर की एग्ज़ाम थी उस पर क्वेश्चन भी आया था, वो भी मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है ना, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक देखो, इसके अंदर पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि पूर्ति वक्र की अवधारणा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ही लागू होती है। एक लाइन तो आपको ये ध्यान में रखना है, लागू होती है। देखो, पूर्ति वक्र की अवधारणा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ही लागू होती है। क्यों होती है भाई इसी में? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत पर फर्म का नियंत्रण नहीं होता है। फर्म के लिए वस्तु की कीमतें दी हुई होती है। देखो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि पूर्ति वक्र का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ही लागू होता है। बाकी अन्य जो बाजार हैं उन बाज़ारों में लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत के ऊपर फर्म का नियंत्रण नहीं होता और फर्म के लिए वस्तु की कीमत क्या होती है भाई? दी हुई होती है। दूसरी लाइन आप ये लिखो, एकाधिकारी बाजार तथा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। देखो, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर अल्पाधिकारी बाजार भी आ गया, इसी के अंदर जो अपना एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार है वो भी आ गया। वे दोनों आ गए इसके अंदर। तो मैंने आपको लिखा भाई, एकाधिकारी बाजार तथा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ति वक्र की अवधारणा लागू नहीं होती। इन दोनों बाजारों के अंदर पूर्ति वक्र का जो कंसेप्ट है वो लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इन बाजारों में विक्रेता, या आप कह सकते हो भी फर्म का वस्तु की कीमत पर नियंत्रण होता है। तो एक बात तो आपके दिमाग में फिट बैठ गई होगी कि पूर्ति वक्र का कंसेप्ट केवल वहीं लागू होता है, या उसी विक्रेता के ऊपर लागू होता है, या उसी फर्म के लिए पर लागू होता है, या उसी बाजार में लागू होता है जिस बाजार में विक्रेता का वस्तु की कीमत के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। विक्रेता के लिए वस्तु की कीमत दी हुई होती है, अर्थात वह वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो ऐसे बाजार के अंदर ही पूर्ति वक्र की कंसेप्ट लागू होती है। जबकि अपने एकाधिकारी बाजार पढ़ेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी पढ़ेंगे, उन बाज़ारों के अंदर पूर्ति वक्र का जो कंसेप्ट है वो लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि इन बाज़ारों में
विक्रेता का या फर्म का वस्तु की कीमत के ऊपर कंट्रोल होता है। जैसे एकाधिकारी है तो एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत खुद निश्चित करता है। ऐसे अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी, चाहे अपने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार पड़े चाहे अल्पाधिकारी बाजार पड़े, उसमें विक्रेता का अपनी वस्तु की कीमत के ऊपर क्या होता है, कंट्रोल होता है। और जहां वस्तु की कीमत के ऊपर कंट्रोल होता है वहां पर पूर्ति वक्र का कंसेप्ट है वो लागू नहीं होता। ठीक है ना। तो एक तो आपको थोड़ा सा इसमें गौर करना है कि पूर्ति वक्र आखिर होता है क्या, कैसी कीमत दी हुई पर ये लागू होता है। थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ पहले, ताकि आपकी कोई दिक्कत नहीं आई। तो पहले थोड़ा सा मैं पूर्ति पे बता देता हूँ, फिर पूर्ति वक्र पे बता देता हूँ, फिर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो पूर्ति, तो इसमें एक लाइन ये ध्यान में रखना, किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ वस्तु की उस मात्रा से है जिसे एक विक्रेता किसी विशिष्ट या निश्चित एक मिनट, विशिष्ट या दी हुई, ऐसे लिख लो, दी हुई कीमत पर बेचने के लिए तत्पर है या तैयार है, तत्पर होता है। तो किसी वस्तु की सप्लाई या किसी वस्तु की पूर्ति की जो मात्रा है वो क्या होती है भाई, किसी वस्तु की पूर्ति मात्रा लिख रहा हूँ मैं, पूर्ति मात्रा। तो किसी वस्तु की पूर्ति मात्रा का मतलब का अर्थ क्या होता है कि पूर्ति मात्रा, किसी वस्तु की पूर्ति मात्रा का अर्थ है वस्तु की उस मात्रा से, मतलब वस्तु की वो क्वांटिटी जिसे कोई विक्रेता किसी विशिष्ट या दी हुई कीमत, भाई इतनी कीमत है, उस दी हुई कीमत पर बेचने के लिए क्या होता है, तत्पर होता है या तैयार होता है। क्लियर भाई। ये तो होगी पूर्ति की मात्रा। और पूर्ति का जो मतलब होता है, पूर्ति का मतलब आप ये कह सकते हो, या इसको आप ऐसे शॉर्ट शब्दों में ऐसे लिख दो आप, अर्थार्थ है किसी वस्तु की पूर्ति वस्तु की वह मात्रा होती है जो विक्रेता विभिन्न कीमतों पर, विभिन्न कीमत स्तरों पर बेचने के लिए तत्पर होता है। चाहे आप इसको ऐसे समझ लो, किसी वस्तु की जो पूर्ति है वो वस्तु की वह मात्रा होती है जो विक्रेता विभिन्न कीमत स्तरों पर बेचने के लिए तत्पर होता है। मतलब किस भाव पर वो कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है, वो वस्तु की क्या होती है, पूर्ति होती है। या ये कहो कि वस्तु की जो पूर्ति है वो एक लिस्ट है या एक अनुसूची है जो विक्रेता विभिन्न कीमतों पर उस वस्तु को बेचने के लिए तत्पर रहता है। जैसे मैं वो अनुसूची बना देता हूँ, जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पूर्ति को आप ऐसे दिखा सकते हो, एक तालिका से भी दिखा सकते हो। जैसे ये तो मैं दिखाता हूँ किसी वस्तु की कीमत को, और यहाँ मैं वस्तु की वो मात्रा दिखा रहा हूँ जो मात्रा एक विक्रेता वस्तु बेचने के लिए क्या है, तैयार है। जैसे वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो विक्रेता इस वस्तु की 20 इकाई बेचने के लिए क्या है, तैयार है। वस्तु की कीमत बढ़ करके 15 हो जाती है तो विक्रेता इसकी 30 इकाई बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर वस्तु की कीमतें बढ़ करके यदि 20 होती है
तो देखो जब कीमत ज़्यादा होती है तो विक्रेता वस्तु की ज़्यादा सप्लाई करेगा मार्केट के अंदर, तो उसकी सप्लाई बढ़ करके अपने मान लेते हैं कि 40 हो जाती है, वस्तु की कीमत बढ़ के 25 हो जाएगी और बढ़ गई कीमत तो विक्रेता निश्चित रूप से इसकी सप्लाई को और बढ़ाएगा। तो ये क्या है, ये किसी वस्तु की पूर्ति, देखो ये जो तालिका है ये तालिका ही वस्तु की पूर्ति है। जो ये तालिका क्या बता रही है कि विक्रेता इस वस्तु की विभिन्न कीमतों पर कितनी कितनी मात्रा बेचने के लिए क्या है, तैयार है या तत्पर है। तो विक्रेता किसी वस्तु की जितनी मात्रा विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए तैयार है, जैसे वस्तु की कीमत 15 है तो 15 रुपये कीमत के ऊपर विक्रेता वस्तु की 30 इकाई बेचने के लिए तत्पर है या तैयार है। इसका मतलब वस्तु की कीमत जब 15 रुपये है तो पूर्ति मात्रा कितनी होगी, 30 होगी। वस्तु की कीमत 20 है तो पूर्ति मात्रा बोल रहा हूँ मैं, देखो ये पूर्ति मात्रा बोल रहा हूँ, तो पूर्ति मात्रा कितनी होगी, 40 होगी। तो एक विशिष्ट कीमत पर बेचने के लिए जो मात्रा तैयार होता है या तत्पर होता है वो तो होती है पूर्ति मात्रा। और एक पूरी की पूरी जो लिस्ट है, मतलब विभिन्न कीमतों पर कितनी कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है, वो वस्तु की क्या होगी, पूर्ति। तो एक चीज़ तो आप यहाँ भी ध्यान दे लेना आप कि पूर्ति मात्रा और पूर्ति में भी थोड़ा डिफरेंस है। पूर्ति का तो मतलब वो विशिष्ट मात्रा है जो किसी विशिष्ट कीमत पर बेचने के लिए तत्पर होता है, जैसे 15 रुपये पर 30 इकाई, 20 रुपये पर 40 इकाई, क्लियर है भाई, वो तो पूर्ति मात्रा मतलब एक विशिष्ट कीमत पर जो मात्रा बेचने के लिए तैयार है। पूर्ति का मतलब वो ये पूरी अनुसूची है। पूर्ति का मतलब हो गया कि विभिन्न कीमत स्तरों पर, देखो ये विभिन्न कीमत स्तर है, ये अलग अलग कीमत स्तर होगी, तो विभिन्न कीमत स्तरों पर कितनी कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है, कहने मतलब ये पूरी की पूरी जो अनुसूची है या जो लिस्ट है वही क्या है, वस्तु की पूर्ति है। तो आप मेरे हिसाब से यहाँ समझ चुके होंगे कि पूर्ति मात्रा तो मतलब एक किसी विशिष्ट कीमत पर जो मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है वो तो पूर्ति मात्रा है। और पूर्ति का मतलब कि विभिन्न कीमतों पर जो मात्रा बेचने के लिए तैयार, मतलब पूरी की पूरी अनुसूची है, वो अनुसूची क्या कहलाती है, पूर्ति कहलाती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी है कि एक स्टॉक भी होता है, तो स्टॉक और पूर्ति में भी अंतर होता है, तो वो भी आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो पहले। एक तो देखो मैं बता रहा हूँ स्टॉक, ठीक है ना, और एक होती है स्टॉक या इसको आप कह सकते हो भंडार, और एक मैं बोल रहा हूँ पूर्ति। तो देखो भाई इस दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। जो स्टॉक या जो भंडार होता है वो तो ये होता है कि एक विक्रेता के पास से किसी वस्तु की उपलब्ध मात्रा, मतलब एक समय अवधि में एक निश्चित समय पर है, तो इसको मैं लिख देता हूँ। स्टॉक या भंडार क्या होता है, एक निश्चित समय पर विक्रेता के पास वस्तु की उपलब्ध मात्रा, उस वस्तु का स्टॉक कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। तो स्टॉक तो क्या हो गया भाई, वस्तु की विक्रेता के पास उपलब्ध टोटल मात्रा होगी, जबकि पूर्ति क्या होती है, पूर्ति क्या होती है भाई, पूर्ति किसी वस्तु की वो मात्रा है, वो मात्रा होती है जो विक्रेता अपने स्टॉक में से विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए तत्पर होता है। अब यहाँ पर आप एक बात देखना, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो पूर्ति है
तो पूर्ति का मतलब क्या है, किसी वस्तु की वो मात्रा है, उसकी वो क्वांटिटी है जो विक्रेता अपने स्टॉक में से, विक्रेता के पास वस्तु का जितना भंडार पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, उसमें से विभिन्न कीमतों पर, भाई इतना भाव आया तो इतनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है, भाव थोड़ा बढ़ा तो वो थोड़ी और ज़्यादा मात्रा बेचने के लिए तैयार, मतलब अपने स्टॉक का वो हिस्सा जो बेचने के लिए तैयार है विभिन्न कीमतों पर, तो वो हिस्सा ही क्या कहलाता है, पूर्ति कहलाता है। क्लियर भाई। अब यहाँ पर आप ये देखना कि कीमत के ऊपर विक्रेता का कंट्रोल नहीं है, मार्केट में जो कीमत आती है उस कीमत के ऊपर वो बेचने के लिए तैयार है। यहाँ ये स्पष्ट है कि कीमत के ऊपर विक्रेता का नियंत्रण नहीं है। यहाँ ये है स्पष्ट है कि कीमत पर विक्रेता का नियंत्रण नहीं है। क्लियर थी बात। अब देखो यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं कि पूर्ति वक्र का जो कंसेप्ट है, देखो अपन पढ़े हैं कि पूर्ति वक्र की जो अवधारणा है या पूर्ति वक्र का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट केवल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ही लागू होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत के ऊपर विक्रेता का या फर्म का नियंत्रण नहीं होता है, और जिस बाजार में वस्तु की कीमत के ऊपर विक्रेता का नियंत्रण नहीं होता तो पूर्ति वक्र क्या है, उसी बाजार के ऊपर लागू होता है। अब पूर्ति वक्र क्या होता है? पूर्ति वक्र का मतलब यही है कि विभिन्न कीमतों पर जितनी जितनी मात्रा विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है या तत्पर होता है, उस मात्राओं का अपन एक डायग्राम बना देते हैं। वो डायग्राम में क्या होता है? पूर्ति वक्र होता है, जो अभी अपन बनाएंगे इसको। क्लियर है? अगली बात लिखो आप, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको लिखना आप, और उसको आप यहाँ पे मोस्ट रूप में लिख लेना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की फर्म का मार्जिनल कॉस्ट एमसी वक्र का वह भाग, एमसी वक्र का वह भाग जो एवीसी मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत, एवीसी का मतलब है औसत परिवर्तनशील लागत, जो अपन पढ़ चुके हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का एमसी का मतलब सीमांत लागत है भाई, एमसी का मतलब सीमांत लागत है, सीमांत लागत। तो जो सीमांत लागत वक्र है, एमसी वक्र का वह भाग है जो एवीसी मतलब औसत परिवर्तनशील लागत के ऊपर स्थित होता है, वही फर्म का पूर्ति वक्र होता है। ये लाइन आप नोट कर लेना। अगर प्रश्न आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए पूर्ति वक्र एमसी वक्र जो होता है फर्म का सीमांत लागत वक्र है भाई, सीमांत लागत वक्र। फर्म का जो सीमांत लागत वक्र है, जो एमसी वक्र है, वही क्या होता है? पूर्ति वक्र होता है। लेकिन दूसरी बात अगर ये भी पूछना चाहिए अगला कि पूरा का पूरा जो मार्जिनल कॉस्ट वक्र है, मतलब एमसी वक्र, पूरा का पूरा एमसी वक्र ही सीमांत लागत वक्र होता है क्या? सॉरी, पूर्ति वक्र होता है क्या? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि एमसी वक्र अपनी पूरी लंबाई में पूर्ति वक्र नहीं होता, केवल एमसी वक्र का वो भाग जो एवीसी के ऊपर स्थित होता है, वही क्या होता है? फर्म का पूर्ति वक्र होता है, जिसका अपन यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। देखो मैं डायग्राम से दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं एक फर्म बना रहा हूँ।
ये एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की फर्म है। यहाँ पर अपन दिखाते हैं आगम व लागत को दिखाते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं आउटपुट को दिखाते हैं। ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये आपको पता है ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का मांग वक्र है, ये वस्तु की कीमत है। और जो AR वक्र होता है वही मांग वक्र होता है और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR और MR दोनों क्या होते हैं, समान ही होते हैं। अब आपको क्या दिखाना है, फर्म का साम्य दिखाना है। तो ये अपने दिखा दिया फर्म का साम्य। फर्म के साम्य में आपने दिखा दिया मार्जिनल कॉस्ट। जैसे मान लो पे अल्पकाल की बात करते हैं, तो अल्पकाल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो S, और दीर्घकाल की बात करते हैं तो क्या लिख सकते हो L। और ये आपका क्या हो गया, वस्तु की पूर्ति हो गई, ये क्वांटिटी होगी। क्लियर है तभी। और एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ उसका ABC वक्र है। थोड़ा सा मैं दोबारा बना रहा हूँ, इसको छोटा बन गया। आगम व लागत। यहाँ पर फर्म का आउटपुट, ये फर्म का आपने बना दिया मांग वक्र है, AR वक्र है और उसका MR वक्र है, ये वस्तु की कीमत होगी। और यहाँ मैंने दिखा दिया भाई फर्म का मार्जिनल कॉस्ट, ये मैंने SMC S लिख के, इसका मतलब अपन शॉर्ट टर्म की बता रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म की दिखाओ तो यहाँ पर क्या लिख देना, L लिख देना। और ये मैंने एक बना दिया है फर्म का SAC वक्र, मतलब अल्पकाल का एवरेज कॉस्ट। अब देखो इसमें एक वक्र आपको और बनाना पड़ेगा, वो आपको बनाना पड़ेगा ABC वक्र। तो ये मैंने बना दिया एक ABC वक्र। ABC वक्र मैंने बना दिया। थोड़ा सा देखो, ये ABC वक्र बना दिया। और एक मैं ये बना रहा हूँ आपको देखो, ये आपको पता है कि सीमांत लागत वक्र MR वक्र को जहाँ से काटता है वो फर्म का साम्य बिंदु होता है। तो ये अपने बनाया है, ये अपना क्या है भाई, मार्जिनल कॉस्ट वक्र है। देखो ये मार्जिनल कॉस्ट है, यहाँ पर ये जो AR मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P1, यहाँ पे लिख दिया मैंने P2। देखो ये भी एक AR और MR वक्र है, यहाँ पे ध्यान देना। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इस AR और MR वक्र को यहाँ से काट रहा है, यहाँ से काट रहा है। इसका मतलब है अगर वस्तु की कीमत OP है या मान लो कि उसकी AR और MR इसके अकॉर्डिंग इतनी है, तो ये AR और MR रेखा या वस्तु की फर्म का जो मांग वक्र है, फर्म का मांग वक्र है वो ये रेखा होगी। तो यहाँ पर जो मांग वक्र है ये देखो, इसमें ये ABC को, ये MC वक्र इसको यहाँ से काट रहा है, तो ये इसका साम्य बिंदु हो गया। क्लियर थी बात। और इस साम्य बिंदु के ऊपर देखो उत्पादन की मात्रा वो कितनी है, अपना मान लेते हैं Q0 है। और इसके ऊपर फर्म की जो औसत लागत आ रही है, वो औसत लागत देखो कितनी आ रही है, औसत लागत आ रही है इतनी। देखो याद ध्यान करो आप, औसत लागत इतनी आ रही है। इसको आप कोई भी नाम दे दो, जैसे मैंने H नाम दे दिया। तो OP कीमत के ऊपर फर्म की औसत आय तो है EQ0,
और औसत लागत है HQ0। इसका मतलब है औसत लागत तो इतनी है, औसत आय इतनी सी है। इसका मतलब फर्म को हानि है क्योंकि लागत ऊंची है, तो फर्म की प्रति इकाई जो हानि है वो कितनी है, EH। तो इसका मतलब हो गया कि अगर वस्तु की कीमत OP1 है और यदि फर्म इस कीमत के ऊपर उत्पादन करती है तो साम्य उत्पादन मात्रा क्या होगी, OQ0 होगी, क्योंकि इस उत्पादन मात्रा के ऊपर ही सीमांत लागत वक्र, सीमांत आय वक्र को E0 नाम दे देता हूँ, E0 बिंदु के ऊपर क्या है, काटता है, इसलिए साम्य बिंदु ये हो गया। इस साम्य बिंदु के ऊपर फर्म की औसत लागत ज़्यादा है और औसत आय कम है। और ये देखो यहाँ पर फर्म अपना उत्पादन जारी रखेगी, या ये कह दो कि E बिंदु है वो फर्म का शट डाउन पॉइंट भी है। शट डाउन पॉइंट आपको मैंने बताया था क्या होता है भाई, जब फर्म की AR बराबर क्या होती है, AVC होती है, तो वो फर्म का शट डाउन पॉइंट होता है। या इसको अगर आप क्वांटिटी से गुणा कर दो, AR को क्वांटिटी से गुणा कर दो तो ये TR हो जाएगा, और AVC को आप क्वांटिटी से गुणा करो तो ये क्या हो जाएगा, TVC हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। ये कौन सी होगी भाई, शट डाउन पॉइंट है, शट डाउन पॉइंट होती है। शट डाउन पॉइंट का मतलब उत्पादन जारी रखने या उत्पादन बंद करने का बिंदु होता है। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि इस बिंदु के ऊपर भी फर्म अपने उत्पादन को जारी रखती है, लेकिन यदि ये कीमत थोड़ी सी भी और गिर जाए तो फर्म निश्चित रूप से अपना उत्पादन बंद कर देगी। कहने का मतलब है फर्म जो है, अपन पढ़ चुके हैं कि यदि AR लेस देन हो जाए AVC से, आपको याद हो अपने पढ़ा था कि AR लेस देन AVC हो जाए तो फर्म क्या करेगी, निश्चित रूप से उत्पादन बंद कर देगी। तो इसका मतलब फर्म उत्पादन कब जारी रखेगी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, अथवा लगा करके इसको ऐसे भी लिख सकते हो, TR लेस देन क्या हो जाए, TVC हो जाए। मतलब ये कंडीशन हो जाए तो निश्चित रूप से फर्म उत्पादन क्या कर देगी, बंद कर देगी। तो फर्म उत्पादन कब जारी रखेगी, तो हानि की स्थिति में भी कोई भी फर्म है वो उत्पादन कब जारी रखेगी, जब क्या हो, AR ग्रेटर देन या इक्वल हो किसके भाई, AVC के। या आप इसको ये भी कह सकते हो, इसको अगर अपन प्रोडक्शन से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, TR हो जाएगा। तो TR ग्रेटर देन या इक्वल हो, इसको अगर प्रोडक्शन से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, TVC हो जाएगा। अगर कोई फर्म हानि की कंडीशन में है, हानि होते हुए भी वह अपना उत्पादन जारी रखेगी, कब, जब ये कंडीशन हो। तो देखो ये जो बिंदु है, इस बिंदु के ऊपर ये कंडीशन है, सॉरी ये जो बिंदु है, इस बिंदु के ऊपर जो कंडीशन है, E बिंदु के ऊपर, वो कंडीशन क्या है, AR, मैंने ये लिखी है, ये उत्पादन शट डाउन पॉइंट की ये कंडीशन है, ये कंडीशन। तो इस कंडीशन के ऊपर फर्म उत्पादन जारी रख भी सकती है और उत्पादन को बंद भी कर सकती है। कहने मतलब उत्पादन जारी रखने का उसका न्यूनतम बिंदु ये आ गया। इससे नीचे वह फर्म अपना उत्पादन नहीं करेगी। इसलिए AVC के नीचे का जो मार्जिनल कॉस्ट है उसका कोई मतलब नहीं रहा, मतलब सिर्फ ऊपर वाले का है। अब देखो इसके ऊपर जो भी कीमत है, चाहे आप ये कीमत कर दो, चाहे आप ये कीमत कर दो, जैसे आपने दूसरी कीमत ली है P, क्लियर भाई। अब इस P कीमत के ऊपर वस्तु की जो साम्य मात्रा होगी वो देखो, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट MR वक्र को यहाँ से काट रहे हैं। इसको आप कोई भी नाम दे दो, E1 नाम दे दिया, और इस E1 के ऊपर वस्तु की जो उत्पादन मात्रा है कितनी है भाई, Q1 है, क्लियर भाई। अब इस उत्पादन मात्रा पर आप देखो जो AR है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर फर्म को केवल क्या है भाई, सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, क्लियर भाई। तो यहाँ फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब अगर ये फर्म OQ1 से नीचे तो उत्पादन करेगी नहीं, इससे कम उत्पादन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इससे कम उत्पादन करने का मतलब हो गया उसको हानि बढ़ गई। तो यहाँ इतना उत्पादन करेगी, ये साम्य अवस्था है। इतने से अगर इतने के बीच में उत्पादन करती है, या ये कहो
कि जब तक इतना उत्पादन करती है तब तक फर्म को उत्पादन करने से हानि है, इतने उत्पादन के ऊपर फर्म को क्या मिलता है, सामान्य लाभ मिलता है। इसका मतलब ये जो है ये हानि की कंडीशन ही है, हानि होते हुए भी फर्म अपना उत्पादन जारी रखेगी। तो एमसी वक्र का ये जो भाग है, ये भाग कौन सा हुआ, ये भाग ये हुआ जहाँ पर फर्म निश्चित रूप से उत्पादन जारी रखती है। तो ये ध्यान रखना, ये है, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को क्या कहोगे आप, हानि होते हुए भी कोई फर्म निश्चित रूप से उत्पादन जारी रखेगी। देखो ये जो कंडीशन है वो यहाँ पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो, ये जो यहाँ पर मैं अगर प्रोडक्शन लेऊँ तो देखो यहाँ पर फर्म की देखो लागत कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, सॉरी इस पर लागत आ रही है इतनी लागत आ रही है। तो लागत तो है इतनी, जबकि आय है इतनी, तो हानि तो हो रही है, लेकिन हानि होते हुए भी फर्म उत्पादन क्या रखेगी, जारी रखेगी। क्लियर थी बात। अब अगर वस्तु की कीमत बढ़ करके OP2 हो जाती है, तो OP2 होने पर देखो फर्म की जो औसत आय है, वो औसत आय तो कितनी है भाई, OP2 हो गई। तो इसका मतलब फर्म का साम्य बिंदु कहाँ होगा, ये मार्जिनल कॉस्ट है, तो इस मार्जिनल कॉस्ट MR को यहाँ से काटता है, तो फर्म का साम्य बिंदु हो गया, इसको आप नाम दे दो E2। तो E2 के ऊपर फर्म वस्तु कितनी मात्रा उत्पादित कर रही है, Q2 उत्पादित कर रही है। क्लियर भाई। तो अब देखो यदि वस्तु की कीमत OP1 है तो फर्म को हानि तो हो रही है, लेकिन इन हानि के ऊपर भी फर्म वस्तु की कितनी मात्रा उत्पादित कर रही है, इतनी। जब वस्तु की कीमत बढ़ करके OP हो गई तो वस्तु की मात्रा मतलब फर्म जितनी मात्रा उत्पादित कर रही है, बेच रही है, तो वो मात्रा बढ़ करके कितनी होगी, OQ1 होगी। अगर वस्तु की कीमत OP2 हो जाती है तो मार्जिनल कॉस्ट देखो यहाँ पे काट रहा है ना, तो यहाँ पर वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा कितनी होगी, OQ2 हो गई। तो आप इस पे ध्यान देना, एक बिंदु E0, एक बिंदु E1, एक बिंदु E2, ये देखो मार्जिनल कॉस्ट के बिंदु हैं, जो क्या है भाई, साम्य बिंदु हैं। और इन साम्य बिंदु क्या बता रहे हैं, साम्य उत्पादन मात्रा बता रहे हैं। यदि अपने एक तरफ मार्जिनल कॉस्ट को ले लें और एक मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर जो कीमत है, ठीक है ना, इस कीमत को ले लें, एक तरफ ये क्वांटिटी ले लें, तो ये जो वक्र है, ये वक्र ही क्या होगा, पूर्ति वक्र होगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, इसी का मैं अगर यहाँ डायग्राम बना दूँ, देखो यहाँ तो ले लूँ मैं वस्तु की पूर्ति, मतलब आउटपुट को ले लेता हूँ, आउटपुट, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वस्तु की कीमत को ले लिया मैंने। यहाँ पर मैं वस्तु की कीमत को दिखा रहा हूँ। तो देखो जब वस्तु की कीमत कितनी है, OP1 है, तो वस्तु की जो क्वांटिटी है वो कितना है, Q0। ये वस्तु की क्वांटिटी Q0 देखो ये। जब वस्तु की कीमत बढ़ करके कितनी हो गई, P हो गई, देखो ये P, तब उसकी क्वांटिटी बढ़ के कितनी हो गई, Q1। तो इसके ऊपर इसकी क्वांटिटी है भाई कितनी, यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं Q1, और फिर क्वांटिटी में लिख देता हूँ Q2, और ये वस्तु की लिखती मैंने P2। अब आप ध्यान दो, देखो जब वस्तु की कीमत इतनी है तो क्वांटिटी इतनी, इसको नाम दे दिया मैंने Q1, सॉरी Q0 है, Q0। जब कीमत बढ़ करके OP होगी तो क्वांटिटी बढ़ के कितनी होगी, OQ। देखो OQ1 है ना, तो ये OQ1 है, तो इसको आप यहाँ तक आप दिखा सकते हो। और जब कीमत बढ़ करके OP2 होगी तो क्वांटिटी बढ़ करके OQ2, तो देखो ये OQ2, ये OP, तो इसको आप यही दिखा सकते हो ना। अब ये देखो ये साम्य बिंदु तो एक, ये साम्य बिंदु आपका E0 है, इसको आप E0 नाम दे सकते हो। ये साम्य बिंदु आपका कौन सा है, E1 है। ये साम्य बिंदु आपका कौन सा है, E2 है। इन साम्य बिंदुओं को अपन ने जिस रेखा से मिला देते हैं वही क्या होता है भाई, फर्म का पूर्ति वक्र होता है। तो ये फर्म का पूर्ति वक्र हो गया। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है
कि किसी फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। देखो, पूर्ति वक्र मार्जिनल कॉस्ट वक्र ही होता है, लेकिन वो मार्जिनल कॉस्ट वक्र का केवल वो भाग होता है जो एबीसी के क्या हो, ऊपर हो। क्यों भाई? क्योंकि एबीसी से नीचे अगर वस्तु की कीमत होती है तो विक्रेता या जो फर्म है वो वस्तु की कोई सप्लाई नहीं करेगा, मतलब वो उत्पादन नहीं करेगी। इसलिए एबीसी से नीचे का जो एमसी वक्र है उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उत्पादक उत्पादन ही नहीं करेगा। केवल एबीसी के ऊपर का जो भाग, मैं आपको देखो थोड़ा सा गहरा बना देता हूँ, ये भाग ही क्या होगा, वस्तु का पूर्ति वक्र होगा। तो ये वस्तु का पूर्ति वक्र सिर्फ एमसी वक्र का वो भाग जो एबीसी के ऊपर है। अब इसको मैं एक लाइन आप और लिख लो। देखो, एमसी वक्र का वह भाग ही किसी फर्म का पूर्ति वक्र होता है जो एबीसी वक्र के ऊपर स्थित होता है, ऊपर स्थित है। क्योंकि कोई भी फर्म उस कीमत पर उत्पादन नहीं करेगी जो एबीसी, मतलब उसकी औसत परिवर्तनशील लागत एबीसी से कम हो। कहने मतलब यदि पी लेस देन एबीसी हो तो कोई भी फर्म वस्तु का उत्पादन नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एमसी वक्र का जो भाग एबीसी से नीचे, वो साहब कभी भी क्या है, फर्म का पूर्ति वक्र नहीं हो सकता जो एबीसी से कम हो। अतः एमसी वक्र का वह भाग जो एबीसी से नीचे स्थित है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। मतलब उत्पादन की दृष्टि से उसका कोई अर्थ नहीं है, वो कभी सप्लाई वक्र नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से आप एक फर्म का सप्लाई वक्र क्या हो गया है वो आप समझ गए होंगे। क्लियर है? अब देखो, इसका मतलब ये हो गया कि चाहे वो फर्म यदि सामान्य लाभ प्राप्त कर रही हो, चाहे वो फर्म सामान्य लाभ प्राप्त कर रही हो, या जो फर्म है वो चाहे आप हानि की स्थिति में है, वो फर्म कोई भी फर्म हो, उसका पूर्ति वक्र निश्चित रूप से होता है। लेकिन पूर्ति वक्र केवल वही भाग होता है एमसी वक्र का जो एबीसी के क्या हो, ऊपर स्थित हो। अब अपन पढ़ेंगे उद्योग का पूर्ति वक्र। उद्योग का पूर्ति वक्र, देखो फर्म के पूर्ति वक्र में केवल आपको एक सीधी सी लाइन याद रखनी है। किसी फर्म का पूर्ति वक्र कौन सा होता है, उसका एमसी वक्र होता है। और एमसी वक्र का भी कौन सा भाग है, जो एबीसी के ऊपर स्थित होता है। सिर्फ ये एक लाइन आपको याद रखनी है कि किसी फर्म का पूर्ति वक्र उसके एमसी वक्र का वो भाग होता है जो एबीसी के ऊपर स्थित हो। अब अपन पढ़ेंगे साहब कि एक उद्योग का पूर्ति वक्र कौन सा होता है। तो इसमें आप ये लाइन लिखना, अल्पकाल में किसी
उद्योग का पूर्ति वक्र फर्मों के उन एमसी वक्रों का योग होता है जो एवीसी के ऊपर स्थित है। दोबारा सुन लो, यदि प्रश्न आता है कि एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है, एमसी वक्र होता है। एमसी वक्र जो क्या हो भाई, एवीसी के ऊपर हो। तो एमसी वक्र का वो भाग जो एवीसी के ऊपर है वो एक फर्म का पूर्ति वक्र होता है। अब देखो अल्पकाल है, तो अल्पकाल का मतलब ये हो गया कि उस उद्योग में नई फर्में नहीं आएंगी, कोई फर्म उद्योग छोड़ करके नहीं जाएगी। तो यदि उस उद्योग में जितनी फर्में, भाई नई फर्में अल्पकाल के अंदर नहीं आती, दीर्घकाल में तो नई फर्में आ जाती हैं, लेकिन अल्पकाल में कोई नई फर्म उद्योग के अंदर प्रवेश नहीं करती, ठीक है। तो यदि उद्योग के अंदर अल्पकाल में यदि फर्में अधिक सामान्य लाभ प्राप्त कर रही हैं तब भी नई फर्में उद्योग में प्रवेश नहीं करती। और यदि अल्पकाल के अंदर उद्योग में कार्यरत फर्मों को यदि हानि हो रही है तो भी कोई फर्म है वो उद्योग छोड़ करके नहीं जाती। क्लियर आता है कि तो अल्पकाल में यदि अपन किसी उद्योग का पूर्ति वक्र अपन जानना चाहें तो क्या करेंगे, जितनी उद्योग के अंदर फर्में हैं उन सारी फर्मों का जो एमसी वक्र है, जो मार्जिनल कॉस्ट वक्र है, ठीक है ना भाई, क्योंकि एमसी वक्र ही फर्मों का क्या होता है, पूर्ति वक्र होता है। तो उस एमसी वक्रों का अपन क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। और जो वह योग होगा वो क्या होगा भाई, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में अल्पकाल में किसी उद्योग का पूर्ति वक्र होता है। तो आप इसको ये लिख लो नीचे, इसका मैं डायग्राम बना करके आपको दिखा देता हूँ। पहले डायग्राम देख लो आप। जैसे अपन ये मान लेते हैं, यहाँ पर मैं फर्म लिख रहा हूँ, ये फर्म है, ये फर्म का क्या है भाई, AR और MR वक्र है। और मैंने एक ये बना दिया SMC, अल्पकाल में फर्म का मार्जिनल कॉस्ट बना दिया और ये वस्तु की कीमत दिखा दी। और एक मैं वस्तु की कीमत आपको ये दिखा रहा हूँ, चलो ये भी दिखा, ये SAC वक्र मतलब एवरेज कॉस्ट वक्र है। और यहाँ पर एक फर्म का साम्य है, यहाँ पर जो फर्म है वो केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर रही है, यहाँ पे ध्यान रखो, ठीक है ना। अब एक में यहाँ पे अगर वस्तु की कीमत इतनी होती, देखो इतनी यदि वस्तु की कीमत होती तो उस कंडीशन में क्या होता, यदि वस्तु की कीमत जिसको मैं P0 लिख देता हूँ, इसको P1 लिख देता हूँ और ये मैं लिख देता हूँ P2 लिख देता हूँ। तो एक यदि वस्तु की कीमत का स्तर यहाँ पर आगम व लागत, और यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आउटपुट को दिखा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक, ये आउटपुट में दिखा रहा हूँ, Q1 का आउटपुट दिखा रहा हूँ। और ये एक AR डैश और ये MR डैश दिखा दिया मैंने। मतलब अगर वस्तु की कीमत का स्तर ये होता, आप ये होता ये, तब तो देखो मार्जिनल कॉस्ट वक्र इसको AR और MR वक्र को यहाँ से काट रहा है ना, तो ये सामने जैसे E1 है तो ये सामने क्या होता है, E0 होता। और इसके ऊपर उत्पादन की मात्रा कितनी होती, Q0 होती। क्लियर भी। और अगर वस्तु की कीमत ये होती, ये वस्तु की कीमत होती तो AR MR वक्र ये होता। तो मार्जिनल कॉस्ट वक्र MR वक्र को यहाँ से काट रहा है तो इसका साम्य बिंदु E1 हो गया और इसके ऊपर उत्पादन मात्रा होगी Q1। यदि वस्तु की कीमत OP2 होती तो उसका वस्तु का AR और MR वक्र फर्म का AR और MR वक्र क्या होता, ये होता AR डबल डैश बराबर MR डबल डैश। इसको मैंने ये दिखा दिया।
और ये आपको पता है भाई मार्जिनल कॉस्ट जहाँ MR वक्र को काटता है वहाँ साम्य बिंदु, तो ये साम्य बिंदु हो गया, इसको नाम दे दिया E2 और इस साम्य बिंदु के ऊपर उत्पादन मात्रा होगी Q2। अब देखो ये अपन मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत 10 रुपये है, यहाँ वस्तु की कीमत 15 रुपये है, यहाँ वस्तु की कीमत कितनी होगी 20 रुपये होगी। उत्पादन मात्रा जैसे Q0 उत्पादन मात्रा को अपन 20 मान लेते हैं, Q1 को अपन 30 मान लेते हैं और Q2 को अपन क्या मान लेते हैं भाई 40 मात्रा मान लेते हैं। Q0 का मतलब है 20 क्वांटिटी, Q1 का अपन मान लिया अपन 30 क्वांटिटी, Q2 का अपन क्या मान लिया 40 क्वांटिटी मान लिया। और इस उद्योग के अंदर देखो जो फर्में हैं उनकी कंडीशन है ये, क्लियर यहाँ तक भी। अब जितनी भी फर्में हैं ये मान लेते हैं कि इस उद्योग में कितनी है भाई 100 फर्में हैं, ठीक है। उद्योग में कुल 100 फर्में हैं, क्लियर भी। अब 100 फर्में तो उनकी कीमत मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये वस्तु की क्या है कीमत है और ये इनकी क्या होगी पूर्ति होगी, ध्यान देना आप। तो वस्तु की कीमत कितनी है भाई 20 रुपये, तो 20 रुपये कीमत के ऊपर वस्तु की जो क्वांटिटी है एक फर्म द्वारा उत्पादित क्वांटिटी कितनी है 20, तो उद्योग में कितनी फर्में टोटल है 100 फर्में, तो इसकी क्वांटिटी अगर अपन जोड़ दें तो क्वांटिटी कितनी होगी भाई, क्वांटिटी होगी अगर आप 20 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितनी होगी भाई 2000, ठीक है। कीमत यदि कितनी है भाई, एक मिनट, कीमत 10 रुपये, सॉरी 10 रुपये है, तो एक क्वांटिटी होगी कितनी, अगर आप 10 को किस, एक मिनट, 10 रुपये कीमत के ऊपर क्वांटिटी 20 है 2000, और 15 रुपये जो कीमत है उसके ऊपर क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 3000 हो जाएगी, और 20 रुपये कीमत के ऊपर क्वांटिटी बढ़ के कितनी हो जाएगी भाई, 20 को आप करो 100 से मल्टीप्लाई, इसके ऊपर क्वांटिटी कितनी 40 है तो 4000 हो जाएगी। देखो आप मेरी बात समझो, मैंने आपको ये लिखा है कि ये एक फर्म दिखा रखी है और इस तरह की उद्योग के अंदर 100 फर्में हैं। यदि वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो ये फर्में वस्तु की 20 इकाई बेच रही है, तो ऐसी 100 फर्में, तो 20 को अपन 100 से गुणा करें तो कितनी हो जाएगी 2000, मतलब इस उद्योग की जो सप्लाई है वो 10 रुपये कीमत पर कितनी होगी 2000 होगी। कहने का मतलब अपन ने देखो ये कीमत ली है, ये उत्पादन मात्रा ली है, ठीक है ना। जब वस्तु की कीमत 15 रुपये होगी, मतलब MC वक्र का ये भाग हो गया, E1 भाग हो गया, क्लियर भाई। इस कीमत के ऊपर इसकी सप्लाई बढ़ के कितनी होगी 30 होगी, 100 फर्में हैं तो टोटल सप्लाई उद्योग में कितनी होगी 300 होगी। ऐसे 20 रुपये कीमत के ऊपर इस फर्म की सप्लाई कितनी है भाई 40 है, ऐसी 100 फर्में मार्केट के अंदर, तो 100 की टोटल सप्लाई कितनी होगी 4000 सप्लाई हो गई। इसका अगर आप सप्लाई वक्र बनाना चाहो तो इसका सप्लाई वक्र किसको अपन क्या कहेंगे उद्योग का। देखो ये एक उद्योग की, पूरे उद्योग की बात कर रहा हूँ, ये उद्योग की कीमत हो गई, ये उद्योग की क्या होगी पूर्ति होगी। अब इस उद्योग का अगर आप पूर्ति वक्र बनाओ तो आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ पर आप उद्योग लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बस पूर्ति लिख रहा हूँ उद्योग की, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं कीमतें लिख रहा हूँ। जब कीमत कितनी है भाई, देखो पूर्ति है साहब, कीमत है 10, 15 और 20, और इसके ऊपर सप्लाई कितनी है 2000 और 3000 और 4000। जब कीमत 10 रुपये है तो सप्लाई कितनी है भाई 2000, कीमत 15 रुपये है तो सप्लाई कितनी है 3000, कीमत 20 रुपये है तो सप्लाई कितनी है 4000 है। इसको आप मिला दो, ये मिला दिया, एक रेखा से अपन मिला देते हैं, ये मिला दिया मैंने। ये SS क्या हो गया, ये SS हो गया उद्योग का सप्लाई वक्र। देखो मैंने यहाँ पर उद्योग लिखा है। अब ये जो सप्लाई वक्र है, ध्यान दो क्या है सप्लाई वक्र है, ये देखो एक फर्म का मार्जिनल कॉस्ट है ना, MC वक्र है। ये MC वक्र का वो भाग है जो ABC से ऊपर है। जैसे ABC वक्र मैंने बनाया नहीं है यहाँ पर, ABC वक्र मैं बना देता हूँ, ये लो, ये आप यहाँ पर इसका ABC वक्र भी यहाँ पर दिखा देना है, ये ABC वक्र है। तो MC वक्र का वो भाग जो देखो, ये मैंने ABC वक्र बनाया है। देखो एक ये भी ध्यान रखना, देखो AC वक्र और ABC वक्र की जो बीच की दूरी है वो कम होती जाती है,
क्योंकि एवरेज जो कॉस्ट होता है ये एस ए सी है ना, ये एस ए सी क्या है भाई, ए एफ सी और प्लस ए वी सी का क्या होता है, योग होता है दोनों का। और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है ये ए एफ सी क्या होती है, कम होती है। तो इनके बीच की दूरी है वो ए एफ सी को बता रही है। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे ये ए एफ सी कम होती जाएगी। तो ए एफ सी कम होने से इस एस ए सी वक्र और ए वी सी वक्र की जो बीच की दूरी है वो बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? तो ए वी सी वक्र के ऊपर का जो एम सी वक्र है, अब देखो ये तो एक फर्म है, ऐसी 100 फर्म है, तो 100 फर्मों का एम सी वक्र के ऊपर है, ई जीरो पर है, ई पर, इन पर जो जो उत्पादन होता जा रहा है सारे उत्पादन का अपन योग कर देते हैं। 100 फर्मों का जो प्रोडक्शन है उसका अपने योग देखो यहाँ किया है, 10 रुपये कीमत के ऊपर इस फर्म का 20 इकाई का प्रोडक्शन है। तो ऐसी 100 फर्मों का प्रोडक्शन कितना हो गया, 2000 हो गया। ऐसी 15 रुपये कीमत पर ये फर्म 30 इकाई का प्रोडक्शन कर रही है, तो इस तरह की 100 फर्म में तो उनका टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 3000 हो गया। तो क्या किया आपने, 100 फर्में जो उद्योग के अंदर हैं 100 की 100 फर्मों के एमसी वक्रों का आपने क्या कर दिया, योग कर दिया। और इनका जो योग किया आपने, ये योग ही क्या होता है भाई, अल्पकाल में किसी फर्म का क्या होता है, सप्लाई वक्र होता है। एक बात। दूसरी बात आप इसके अंदर ये ध्यान रखना कि उद्योग का जो सप्लाई वक्र है, इस सप्लाई वक्र की जो ढाल है, देखो इसकी ढाल कर बात कर रहा हूँ, इस सप्लाई वक्र की ढाल और इसकी जो मूल्य लोच है वो किस पे डिपेंड करती है। अगर प्रश्न आ जाए कि अल्पकाल में किसी उद्योग का जो पूर्ति वक्र है, इस पूर्ति वक्र की ढाल और पूर्ति वक्र की जो मूल्य लोच है या पूर्ति वक्र की जो लोच है वो किस पे डिपेंड करेगी, तो आपका उत्तर होना चाहिए इसकी ढाल और उसकी मूल्य लोच है वो फर्मों के सीमांत लागत जो वक्र है उस सीमांत लागत वक्रों की ढाल और उसकी मूल्य लोच के ऊपर निर्भर करेगी। तो ये लाइन आप और लिख लो। लिखो, अल्पकाल में उद्योग का पूर्ति वक्र फर्मों के सीमांत लागत वक्रों का योग होता है, इसलिए उद्योग के पूर्ति वक्र का ढाल तथा मूल्य लोच फर्मों के एमसी वक्रों के ढाल तथा मूल्य लोच पर निर्भर करेगा। ये लाइन आप और नोट कर लो कि अल्पकाल में उद्योग का जो पूर्ति वक्र है वो फर्मों के सीमांत लागत वक्रों का क्या होता है, योग होता है। इसलिए उद्योग के पूर्ति वक्र का जो ढाल होता है और उसकी जो मूल्य लोच होती है, ढाल और मूल्य लोच है वो फर्मों के एमसी वक्रों के ढाल तथा उसकी मूल्य लोच पर क्या है, डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करेगा। ये लाइनें नोट करो आप। तो अभी तक अपन पढ़ चुके हैं कि अल्पकाल में एक उद्योग का पूर्ति वक्र क्या होता है। तो मैं इस बात को आप नोट करो, फिर दोबारा बता रहा हूँ। देखो, अभी तक अपने एक तो ये पढ़ चुके हैं अपने कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का पूर्ति वक्र, और एक अपने ये पढ़ चुके हैं अल्पकाल में उद्योग का पूर्ति वक्र, ये दो चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। तो फर्म का पूर्ति वक्र तो अभी आपने बताया भाई, फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है, एमसी वक्र होता है।
तो पूरा ही एम सी वक्र होता है क्या? पूरा एम सी वक्र नहीं होता है। एम सी वक्र का केवल वो भाग होता है जो ए बी सी के क्या हो, ऊपर स्थित हो। क्लियर भी? तो अब अल्पकाल में उद्योग का पूर्ति वक्र क्या होता है? तो अल्पकाल में उद्योग का पूर्ति वक्र क्या होता है? एम सी वक्रों का योग है। उस उद्योग में जितनी फर्में, भाई नई फर्में आ नहीं सकती, पुरानी फर्में उद्योग छोड़ करके जा नहीं सकती, तो जितनी फर्में हैं सारी फर्मों के एम सी वक्रों का आप योग कर दो। एम सी वक्रों के, कौन से एम सी वक्रों के? जो पूर्ति वक्र है, मतलब ए बी सी के ऊपर जो जो एम सी वक्र हैं फर्मों के, उन सारे एम सी वक्रों का अपन योग कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? फर्म का पूर्ति वक्र कहलाता है, उद्योग का पूर्ति वक्र कहलाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि उद्योग का तो आप अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों बता रहे हो, जबकि फर्म का आपने एक ही बताया। देखो, फर्म का चाहे वो अल्पकालीन पूर्ति वक्र हो चाहे दीर्घकालीन पूर्ति वक्र हो, जो अल्पकालीन वक्र है वो तो एस एम सी वक्रों का योग हो जाएगा। और यदि अपन दीर्घकाल के लिए पूछ ले तो आप ये कह सकते हो कि फर्म का एल एम सी वक्र का वो भाग जो ए बी सी के ऊपर है वो फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र हो जाएगा। क्लियर है? तो भाई अब यदि प्रश्न आ जाए कि फर्म का जो पूर्ति वक्र होता है वो उसकी साइज कैसी होती है, और अल्पकाल का जो उद्योग का जो पूर्ति वक्र होता है उसकी साइज कैसी होती है, तो वो आप लिखो फर्म का पूर्ति वक्र है। अब फर्म का जो पूर्ति वक्र है वो चाहे अल्पकाल हो चाहे दीर्घकाल हो, फर्म का पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है, क्योंकि देखो एम सी वक्र का वो भाग जो ए बी सी के ऊपर होता है वही फर्म का पूर्ति वक्र होता है, और वो भाग क्या है? ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। इसलिए फर्म का जो पूर्ति वक्र है वो कैसा होता है भाई? धनात्मक ढाल वाला होता है, अर्थात ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, अर्थात ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। ठीक है? अब आ जाए प्रश्न कि अल्पकाल में उद्योग का पूर्ति वक्र कैसा होता है। तो उद्योग का पूर्ति वक्र भी आपको बताया भाई, फर्म के जो एम सी वक्रों का योग ही तो होता है, जो एम सी वक्र ही ऊपर की ओर बढ़ते हुए होते हैं, तो अल्पकाल में उद्योग का पूर्ति वक्र भी क्या होगा? ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा। तो आप लिखो अल्पकाल में उद्योग का पूर्ति वक्र भी ऊपर की ओर बढ़ता हुआ धनात्मक ढाल वाला होगा, क्योंकि वह फर्म के एम सी वक्रों का योग होता है, तो आज अपने यहाँ तक पढ़ लिए हैं कि अल्पकाल में एक उद्योग का पूर्ति वक्र क्या होता है, और अल्पकाल तथा दीर्घकाल में फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। तो यदि फर्म का पूर्ति वक्र दीर्घकाल में पूछें तो आपको उत्तर होना चाहिए LMC, मतलब लॉन्ग टर्म की जो मार्जिनल कॉस्ट है उसका वो भाग है जो ABC के ऊपर हो। और यदि अल्पकाल में फर्म का पूर्ति वक्र पूछ लें तो भी आपका उत्तर यही होना चाहिए SMC वक्र, मतलब अल्पकाल की सीमांत लागत का जो वक्र है जो ABC के ऊपर है। तो ये आपका प्रश्न सही हो जाएगा। यदि अल्पकाल में उद्योग का पूर्ति वक्र पूछ लिया तो आपका उत्तर होना चाहिए कि अल्पकाल में उद्योग का पूर्ति वक्र क्या होता है भाई? फर्मों के MC वक्रों का क्या होता है? योग होता है। ठीक है ना? और MC वक्र जब ऊपर की ओर बढ़ते हुए होते हैं तो इसका मतलब फर्म का पूर्ति वक्र ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा, तो निश्चित रूप से अल्पकाल में उद्योग का पूर्ति वक्र भी ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा, अर्थात से धनात्मक ढाल वाला होगा। तो अल्पकाल में उद्योग का पूर्ति वक्र तो अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे दीर्घकाल में उद्योग का पूर्ति वक्र। दीर्घकाल में उद्योग का पूर्ति वक्र।
दीर्घकाल में उद्योग का पूर्ति वक्र। ये दीर्घकाल में उद्योग का जो पूर्ति वक्र है वो फिर अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे, इस क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, फिर आज का क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं।